नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो मोर जीके में। और आज का हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान से ऊष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में और वह, लेकिन उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, सेंटीग्रेड जो तापमान की माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है। जब किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड में लिखते हैं हम, तो वो जो है वो किस पर नामित। तो चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, चार में से जो सही आंसर है वो है एंड्रेस सेल्सियस। एंड्रेस सेल्सियस के नाम पर ही जो है सेंटीग्रेड की जो यूनिट है उसका नाम पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ये फ़ारेनहाइट भी टेम्परेचर मेजरमेंट की एक यूनिट है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो वो होता है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। ठीक है, 32 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ये फॉर्मूला होता है, ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है और इस फॉर्मूले से आप उसको सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर को रखेंगे तो ये फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए TC जो लिखा है वो सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यहाँ पे अगर अपन 0 रखते हैं तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, तो जो बचेगा वो कितना बचेगा 32 डिग्री। तो बेस जो है वो 32 डिग्री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का औसत तापमान कितना है। तो ये जो ऑप्शंस हैं इसमें जो सही आंसर है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो रहेगा आपका D 37 डिग्री सेल्सियस। वैसे ये कुछ कम हो गया है, ये बहुत पहले जब इसका गणना हुई थी तब ये दिया गया था 37 डिग्री सेल्सियस। अब ये 36.3 के आसपास है, क्योंकि दिनों दिन धीरे धीरे मानव के शरीर का टेम्परेचर भी कम हो रहा है। तो जो औसत टेम्परेचर है वो 37 से लेके 36.3 तक का ये वेरी करता है। अगला क्वेश्चन है, जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से 5.4 से लेके 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो ये होती है आपकी हाइपोथर्मिया। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बॉडी का कम हो जाता है। ठीक है, तो इस जो बीमारी को बोलते हैं उसको बोलते हैं हम, इस जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथर्मिया। अगला क्वेश्चन है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो ये होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी के तापमान का घनत्व अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान भी बढ़ता है। बी ऑप्शन है, तापमान और ऊंचाई एक दूसरे से अलग हैं। सी है, अधिक ऊंचाई पर तापमान एक जैसा रहता है। और डी है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता है। तो जो डी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर कम होता है। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रेफ्रिजरेटर जो कार्य करता है वो करता है आपका बाष्पीकरण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक खाली स्थान को दर्शाता है। तो क्रायोजेनिक का मतलब होता है बर्फ के समान, और बर्फ के समान मतलब क्या हुआ, कम टेम्परेचर। तो जो ए ऑप्शन है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, परम शून्य खाली स्थान ताप को दर्शाता है। तो जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है वो रहता है आपका 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम। ठीक है, तो -273 माइनस कर देंगे तो हमारा शून्य ताप को वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है थर्मोडायनामिक्स। हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को थर्मोडायनामिक्स या ऊष्मा गतिकी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैसें सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो जाती हैं,
लिक्विड में परिवर्तित नहीं होके सीधा गैस किस में परिवर्तित हो रही है, सॉलिड में, तो उस कंडीशन को कहा जाता है डिपोजिशन। और ये सब्लिमेशन जो है उसका अपोजिट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रीजिंग टेम्परेचर पर पानी की पाइप फट जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है एक्सपांसन की वजह से। ठीक है, एक्सपांसन की वजह से उसका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है और वो पाइप को फटा देता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन, गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए कोई भी मेटल है या शीशा है, उसको आप पहले गर्म करा है आपने, कितने टेम्परेचर पे? रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर गर्म करते हैं, जिससे कि उसके क्रिस्टल्स जो हैं वो सही हो सके और उनका इंटरनल स्ट्रेस जो हो सके वो निकल सके। उसके बाद उसको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। तो ये धीरे धीरे ठंडा करने की प्रोसेस कहलाती है एनिलिंग। क्या कहलाती है? अनिलिंग, या हिंदी में उसको अनिलन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी कि ऊर्जा कम हो जाएगी, का भार बढ़ जाएगा, का भार घट जाएगा? तो इसका आंसर होगा, जब भी वस्तु गर्म करेंगे तो उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो ये दिया था रमफोर्ड। रमफोर्ड ने ऊष्मा को जो है कार्य में बदलने का जो है प्रमाण सबसे पहले उन्होंने प्रस्तुत किया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो ये थे डेवी, जिन्होंने की बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसा और पिघला दिया। अगला क्वेश्चन है, एसआई सिस्टम में टेम्परेचर की यूनिट या इकाई क्या है? तो ये होती है आपकी केल्विन। केल्विन जो टेम्परेचर होता है वो एसआई सिस्टम में नापा जाता है टेम्परेचर को। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, इस गलनांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, जिसपे कि मेल्ट हो जाता है, तो वो क्या बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या शून्य हो जाएगा? तो देखिए जब आप प्रेशर डालेंगे तो उसका गलनांक पॉइंट घट जाएगा, तो ए आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होता है क्योंकि? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए गैस तापमापी होता है वो लिक्विड जो तापमापी होते हैं उनकी तुलना में ज्यादा संवेदी होता है, क्योंकि इसका प्रसार गुणांक जो होता है गैस का वो अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। तो जब भी कभी ऊंचे टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर की जो मेजरमेंट की जाती है वो की जाती है आपकी पूर्ण विकिरण उतापमापी, पूर्ण विकिरण उतापमापी से। अगला क्वेश्चन है, थर्मोकपल खाली स्थान के द्वारा बनाया जाता है। तो चारों ऑप्शन है, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, दो असदृश धातुओं से मिलकर थर्मोकपल को बनाया जाता है। निम्न में से कौन सही है? देखिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला सही है? तो ये जो फॉर्मूला है ये फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस को आपस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, तो ये है आपका बी जो कि सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जल गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है जब, ये जल नहीं है ये जब है, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि गिलास जो होता है वो अचानक ही विस्तारित हो जाता है, एक्सपांसन हो जाता है उसमें। ठीक है, तो एक्सपांसन की वजह से वो फूट जाता है। जिस तरह से वो पाइप रहते हैं, जो पाइप बर्फ ठंड टाइम में जो है बर्फ जमती है उनमें अंदर, तो फट जाते हैं, वो भी एक्सपांसन की वजह से। और ये जो अगर आप गर्म पानी डालेंगे किसी बल्ब के ऊपर तो वो भी फूट जाएगा। वो भी किस वजह से टूट जाता है? क्योंकि उसमें भी विस्तारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो रेल की पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? आप देखेंगे रेल की पटरियों को कंटिन्यूसली नहीं बनाते हैं, वो जोड़ जोड़ के बनाते हैं और बीच में थोड़ा गैप दे देते हैं जब जहाँ जोड़ते हैं वहाँ पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धातु जो है गर्म होने पर फैलती है, एक्सपांशन होता है, और ठंडी होने पर संकुचित होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इस वजह से
इतनी जगह छोड़ी जाती है कि वो फैल सके और कॉन्ट्रैक्ट हो सके। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियों और अन्य जलीय जीव क्या जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल का ऊपरी परत ही जमता है। बी जो है अन्य गर्म स्थानों पर चले जाते हैं। सी है सुरक्षित जीवित रह सकते हैं क्योंकि उनमें ठंड बर्दाश्त करने की अंतर्निर्मित प्रणाली होती है। डी मर जाते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में जो सही होगा, जब ऊपर का पानी जमता है तो आप देखेंगे नीचे का पानी नहीं जमता है, नीचे का पानी जमता नहीं है, सिर्फ ऊपर की परत जमती है। तो ए जो होगा वो आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा के संचरण की विधि है। देखिए कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये सभी ऊष्मा या हीट ट्रांसफर की मेथड्स हैं। तो ये आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चालन, संवहन, विकिरण, ये तीनों विधियां हीट ट्रांसफर के लिए होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। देखिए जल, पारा, लकड़ी, चमड़ा। तो इसमें देखेंगे जल भी है, पारा भी है, लेकिन पारा जो है वो जल से ज्यादा अच्छा चालक है, तो इसलिए हम पारा का जो ऑप्शन रहेगा वो सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं ये पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे रेलवे का एग्जाम्स होता है उसमें पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्जामों में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हीट एंड टेम्परेचर से। तो आप अच्छे से इनको पढ़िए, समझिए, और क्वेश्चन आंसर जब आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर में तो आपको बिल्कुल याद रहने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने इसमें कवर किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगी। अब बताइए आप, क्या हो सकता है कि एक टेबल पंखा है, उसको हमने गेट बंद कर रखा है अपने रूम का, वहां से कहीं से भी रूम से जो है एयर का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है बाहर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में गर्म होगा, कमरे की हवा कैसी होगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो। अब देखिए चार ऑप्शन दिए हैं कि जो कमरा है वो रेफ्रिजरेटर की जो ताप टेम्परेचर है उसके बराबर हो जाएगा, या उससे अधिक ठंडा हो जाएगा, या धीरे धीरे गर्म होगा, या कमरे में वायु का ताप जो है वो अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कमरा धीरे धीरे गर्म होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो ठंडा वाला टेम्परेचर है वो गर्म वाले टेम्परेचर तक जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो जब आपको पता है कि कमरे का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो क्या होने वाला है, और ज़्यादा ही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। देखिए काले वस्त्र क्या करते हैं, जितना भी सूर्य का रेडिएशन आ रहा है या आपके पास जो रेडिएशन पहुंच रहे हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। लेकिन जो वाइट होते हैं कपड़े वो एब्जॉर्ब नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो देखिए आपको बी ऑप्शन जो है वो परावर्तित कर देते हैं, मतलब रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे कि जो गर्मी है वो अंदर नहीं जा पाती। अगला क्वेश्चन, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये नियम है। तो ये किसका नियम है, ये है किरचॉफ का नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है क्योंकि। अब चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, तो हम जो सही आंसर है वो रहने वाला है आपकी पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो अधिक होती है, इसलिए पानी का यूज किया जाता है रेडिएटर में। अगला क्वेश्चन है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है वह कहलाता है। देखिए ठोस सॉलिड है और वह लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें जो हीट लग रही है, आपकी जो हीट लग रही है वो कहलाती है, जो हीट लग रही है तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, उस पॉइंट को कहते हैं हम गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट, जिस पे क्या हो रहा है वो मेल्ट हो जा रहा है सॉलिड पदार्थ। अगला है, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को। देखिए लिक्विड से गैस में, लिक्विड से गैस में अगर कोई अवस्था परिवर्तन हो रहा है, फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं आप वाष्पन। ठीक है,
इसको क्या बोलेंगे? बाष्पन। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और बाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। देखिए, जिस पर आपका बर्फ भी रहेगा, ठीक है, मतलब सॉलिड, पानी भी रहेगा लिक्विड, और बाष्प भी रहेगा मतलब गैसेस। तो तीनों कंडीशन जिस पॉइंट पे मिलती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं त्रिकूप बिंदु। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े का पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा? तो देखिए, बहुत सारे बच्चे इसमें जो है पानी का तल बढ़ा देते हैं कि वो सोचते हैं कि बर्फ जो पिघला वो एक्स्ट्रा पानी हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होगा आंसर? आंसर होगा सी, जितना पानी था उतना ही रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा गति के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। तो ऊष्मा गति के प्रथम नियम से ऊर्जा संरक्षित होती है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गति के किस नियम से मिलती है? तो ये मिलती है आपकी प्रथम नियम से। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने देखे, और मुझे भरोसा है कि ये क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।